सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज भाई दूज है। आप सभी को भाई दूज के त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं। किसान भाइयों, शनिवार के दिन हम आप लोगों को कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित कोई न कोई फिल्म दिखाते हैं। हमारे बहुत से किसान भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने एकीकृत खेती करके सफलता के नए परचम लहराए हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे ही किसान भाई बहनों की दास्तां आज की इस फिल्म में, जिसका शीर्षक है नई राहें नया आसमां। बंगाल की खाड़ी में भारत का परचम लहराते अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, हरे भरे और प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत और द्वीपों में बसे छोटे छोटे गांव। कृषि और मछली पालन यहां केवल एक परंपरा ही नहीं बल्कि आजीविका का मुख्य साधन भी है। द्वीपों की नम और गर्म जलवायु कृषि के लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी। लेकिन यदि नई सोच के साथ चुनौतियों को स्वीकार किया जाए तो नई राहें बनती हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं और कामयाबी का सूरज दमकने लगता है। ये साबित कर दिखाया है कालीकट गांव के किसान पी पचई मुत्थु ने। अपनी नई सोच, मेहनत और लगन से पचई मुत्थु ने अपने खेत की तस्वीर ही बदल दी। आमदनी कई गुना बढ़ गई, गांव के लोगों को रोजगार मिला और पचई मुत्थु की ख्याति अंडमान व निकोबार से बाहर निकलकर पूरे देश में फैल गई। आज पचई मुत्थु देश के प्रगतिशील किसानों में अग्रणी हैं और उनकी कामयाबी देश के किसानों के लिए एक मिसाल बन गई है। पचई मुत्थु जी ये कालीकट गांव का जो है इनोवेटिव फार्मर है और इनको कुछ भी बोलने से ये जो है जल्दी से अडेप्ट करते हैं। तो पहले जैसे इनका हालत था वो काफ़ी इम्प्रूव होने लगा ये आईएफएस सिस्टम जो है एडॉप्ट करने के बाद। ये उसके बाद जो है आसपास के लोगों के लिए ये एक बहुत इंस्पिरेशन हो गया। जो भी है लोग यहाँ आने लगे, इनसे सीखने लगे, हर एक पद्धति के बारे में जानकारी लेने लगे कि आगे क्या करना है। इसके बाद जो है एक आसपास के जो गांव में भी जो है इसके थ्रू जो है बहुत उन्नति होने लगी। कुछ वर्ष पहले तक पचई मुत्थु भी गांव के आम किसानों की ही तरह खेती करते थे। अपनी 4 एकड़ जमीन में से वो केवल 1.5-2 एकड़ में ही पुराने और परंपरागत ढंग से धान की खेती किया करते थे। फसल अक्सर खराब भी हो जाती थी, पैदावार कम थी, आमदनी कम थी, लेकिन परिवार का खर्च ज्यादा था। रोजी रोटी चलाने के लिए उन्हें बाहर जाकर मजदूरी करनी पड़ती थी। उनका हर दिन कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करते बीतता। वो संघर्ष के उस दौर से उबरना चाहते थे, जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे, पर कैसे? मेरे पास 4 एकड़ जमीन है, जिसमें से 1.5-2 एकड़ में ही मैं खेती कर पाता था। इससे ज्यादा जमीन पर खेती नहीं कर पाता था। आधा या पौना एकड़ में धान उगाता था। बाकी की जमीन पर भिंडी, लोबिया और सब्जी वगैरह उगाता था। इतना सब करने पर भी परिवार का खर्च चलाना मुश्किल था। 3 बच्चे और पत्नी, इन लोगों की देखभाल सही से नहीं हो पाती थी। इसलिए मुझे बाहर जाकर मजदूरी करनी पड़ती थी। घर का और बच्चों का पढ़ाई का खर्च बाहर जाकर कमाई से पूरा करना पड़ता था। कहते हैं कि जहां चाह वहां राह। निराशा के ऐसे ही क्षणों में एक दिन वो दिल बहलाने के लिए टीवी देख रहे थे। तभी अचानक एक चैनल पर उन्होंने एक कृषि विशेषज्ञ को समेकित कृषि प्रणाली यानी आईएफएस के बारे में बताते हुए सुना। उन्हें लगा कि ये उनकी समस्याओं का समाधान है।
वो भी अपने खेतों पर समेकित कृषि प्रणाली को अपना सकते हैं। संयोग देखिए कि उसी दौरान कृषि अधिकारियों ने गांव का दौरा किया। वो पचई मुत्थू के खेत पर आए और उन्हें समेकित कृषि प्रणाली के बारे में बताया और उन्हें जरूरी सलाह भी दी। इससे उनका हौसला बढ़ा। वो समेकित कृषि प्रणाली को अपने खेत पर आजमाने के लिए तैयार थे। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का भी लाभ मिला। इस परियोजना के तहत द्वीप समूह की नम और गर्म जलवायु में समेकित कृषि प्रणाली को किसानों के खेतों पर विकसित किया जाना था। वो पूरी मेहनत व लगन के साथ खेत की तस्वीर को बदलने में जुट गए। उन्होंने खेतों को एकसार करके खेती करने योग्य बनाया। खेत में तालाब भी बनाया गया और अलग-अलग फसलें लेने के लिए जरूरी तैयारी भी की गई। पचई मुत्थू ने अपनी सूझबूझ और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार अपने खेत पर विभिन्न फसलें उगाने की एक योजना बनाई। लक्ष्य ये था कि मौसम के अनुसार वर्ष भर फसलें तैयार होती रहें, जिनसे लगातार आमदनी मिलती रहे। लगभग आधे हेक्टेयर खेत में नारियल के पौधे लगाए गए। 0.4 हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना उगाया गया और इतना ही क्षेत्र विभिन्न मौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए भी रखा गया। क्षेत्र में सुपारी की खेती की अच्छी संभावनाओं को देखते हुए 0.3 हेक्टेयर क्षेत्र पर सुपारी के पौधे लगाए गए। पचई मुत्थू के खेत का कुछ हिस्सा ढलान वाला था, जिस पर पानी नहीं टिकता था। इस 0.2 हेक्टेयर क्षेत्र में अदरक की उन्नत किस्म की बुआई की गई। फलों से बेहतर आमदनी की संभावना को भुनाने के लिए आम, चीकू और पपीते के पौधे लगाए गए। मसालों में काली मिर्च और दालचीनी को चुना गया, क्योंकि यहाँ की जलवायु इसके अनुकूल है और इसे अलग से खेत की जरूरत भी नहीं है। काली मिर्च की बेलों को नारियल और सुपारी के वृक्षों पर चढ़ा दिया गया। आसपास के क्षेत्रों में फूलों की मांग बढ़ने और अच्छे बाजार को देखते हुए पचई मुत्थू ने फूलों की खेती भी शुरू कर दी। साथ ही एक कम लागत वाला ग्रीन हाउस भी बनाया गया, ताकि उपज की गुणवत्ता बढ़े और बाजार में अच्छी कीमत भी मिल सके। पचई मुत्थू जानते थे कि समेकित कृषि प्रणाली में आमदनी को बढ़ाने के लिए फसलों के अलावा कुछ अन्य उद्यमों को भी अपनाना होगा। खेत में ही बने तालाब पर मछली पालन शुरू किया गया और पास ही मुर्गी पालन के लिए बाड़ा भी बनाया गया। इसका एक फायदा यह हुआ कि मुर्गियों की बीट को बड़ी आसानी के साथ तालाब में डाल दिया गया। इससे मछलियों का उत्पादन बढ़ा और बीट को ठिकाने लगाने की समस्या भी खत्म हो गई। दूसरी ओर बकरी पालन भी शुरू किया गया। विभिन्न फसलों के बचे खुचे अवशेषों को बकरी के चारे की तरह इस्तेमाल किया गया। इससे बकरियों को अच्छा आहार मिला और लागत भी कम हो गई। इसी तरह खेत पर ही पाले गए मवेशियों को भी फसलों के बचे खुचे अवशेष चारे की तरह दिए गए। अगर एक ही जमीन पर 2-3 चीजों को किया जाए तो फायदा होता है। जैसे नारियल और सुपारी के पेड़ों पर मसाले उगाए जा सकते हैं और बीज की जगह में फूलों की खेती की जा सकती है। मेड़ पल्ला नाली यानी बीबीएफ तकनीक से धान और मछली पालन साथ साथ किया जा सकता है और ऊंची जगहों पर भिंडी और लोबिया उगाया जा सकता है। खेतों की बेकार पड़ी रहने वाली ढलान पर उगाई गई अदरक की उन्नत किस्म लगभग सबसे अधिक आमदनी देने वाली साबित हुई। इससे पचई मुत्थू को प्रतिवर्ष लगभग 1,20,000 रुपए मिले। दूसरे नंबर पर सब्जियों की खेती से 1,10,500 रुपयों की आमदनी हुई। गन्ने की खेती से लगभग 66,000 रुपए, नारियल से 32,000 रुपए और सुपारी से 17,000 रुपए सालाना आमदनी हुई। फलों की खेती में अकेले केले ने लगभग 10,000 रुपए की आमदनी दिलाई, जबकि आम, चीकू, पपीता और मसालों की खेती से 11,000 रुपए मिले। पशुपालन में बकरी पालन सबसे अधिक लाभकारी साबित हुआ। इससे 34,600 रुपए की सालाना आमदनी हुई।
जबकि मुर्गी पालन से लगभग 21,000 रुपए मिले। मछली पालन से 8,500 रुपयों की आमदनी हुई। कुल मिलाकर समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से पचईमुत्थु की सालाना आमदनी बढ़कर लगभग 4,31,000 रुपए हो गई। पचईमुत्थु के जीवन में संघर्ष का दौर खत्म हो गया। उनके और उनके परिवार में एक सार्थक बदलाव साफ साफ दिखाई देने लगा। समेकित कृषि प्रणाली ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। पहले मेरे पापा बहुत परेशान थे। हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कई जगह मजदूरी करते थे, जिससे थोड़ी बहुत कमाई होती थी। जो भी वो कमाते थे उसमें से आधा घर खर्च और आधा हमारी पढ़ाई पर खर्च करते थे। आज हम सब पढ़ रहे हैं। अब हम सब खुश हैं। हमारे पिता की खेती से अच्छी कमाई हो रही है। पचईमुत्थु आज अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित और प्रगतिशील किसान हैं। उन्होंने न केवल अपनी आमदनी कई गुना बढ़ाई, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी अपने खेत पर काम दिया, उनकी आजीविका सुरक्षित की। पहले हम मजदूरी करने दूर जाते थे। अब पचईमुत्थु भैया जो खेती कर रहे हैं, हम उसमें काम कर रहे हैं। ये हमारे करीब है और हमें रोजाना के 200 रुपए मिल जाते हैं। 24 फरवरी सन 2010 को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने उनकी सफलता की कहानी को सम्मानित किया और इसे राष्ट्रीय स्तर पर संकलित की गई सफलता की कहानियों हार्वेस्ट ऑफ होप में जगह दी। लेकिन इन तमाम सम्मानों से परे पचईमुत्थु आज भी पहले की ही तरह मेहनत और लगन से अपने खेतों में काम करते हैं। अब मैं पड़ोसियों की जमीन लीज पर लेकर उस पर भी खेती कर रहा हूँ। इस तरह मेरी आमदनी बढ़ गई है। जब से मैंने पॉली हाउस बनाया है, तब से कई लोग इस बारे में पूछ चुके हैं और मुझे देखकर कालीकट में 2 और किसानों ने पॉली हाउस लगाया है। मैं ही उन्हें एग्रीकल्चर के दफ्तर लेकर गया था और उन्हें पॉली हाउस लगवाने में मदद की थी। कोई भी नई तकनीक मुझे बताई जाए तो मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। स्थानीय भाषा में पचईमुत्थु का अर्थ है हरा मोती। नई सोच से मिली कामयाबी ने उनके नाम को सार्थक कर दिया है। और अब अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से निकलकर हम रुख करते हैं देश के दक्षिण पूर्व की ओर, तमिलनाडु में। पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिलोरे मारता हिंद महासागर। जलवायु, भूमि और प्रकृति के अनुसार राज्य में 2 क्षेत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, पूर्वी सागर तटीय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम में पर्वतीय क्षेत्र। दोनों ही क्षेत्रों की जलवायु कृषि के लिए अनुकूल है। इसीलिए यहाँ की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। किसान जागरूक हैं और नई तकनीक अपनाने में संकोच नहीं करते। तमिलनाडु के किसानों के नाम सफलता की अनेक कहानियां दर्ज हैं। आपको ऐसी ही एक कामयाबी से रूबरू कराने हम ले चलते हैं कृष्णागिरी जिले के एकोतापल्ली गांव में। यहां चारों ओर हरियाली है। खेतों में फूलों की फसलें लहलहा रही हैं, पर यहां कुछ खास भी है जो आपको थोड़ा आगे बढ़ने पर दिखाई देगा। जी हां, ये संरचना, ये स्ट्रक्चर इस छोटे से गांव की पहचान बन गया है। ये है आधुनिक ग्रीन हाउस, जिसमें गुलाब की खेती की जाती है। और ये हैं इस ग्रीन हाउस की कर्ता धर्ता प्रगतिशील किसान श्रीमती कविता। कविता ने अपनी नई और आधुनिक सोच से गांव में कामयाबी की एक नई मिसाल कायम की है। ग्रीन हाउस में गुलाब की खेती करने से कविता के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। बढ़ी हुई आमदनी ने उनके जीवन स्तर में सुधार किया है और ये सब कुछ अपने हाथों से कर दिखाने के कारण उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक अनोखी आभा और चमक दिखाई देने लगी है। लेकिन कुछ समय पहले तक कविता के जीवन में संघर्ष था।
परिवार के जीवन यापन के लिए वो अपने पति के साथ मिलकर खेती किया करती थीं। रागी जैसी फसलें उगाती थीं, परंतु पुरानी तकनीकों और अक्सर पड़ने वाली मौसम की मार के कारण गुजारे लायक आमदनी कर पाना भी उनके लिए कठिन था। उनके मन में खेती में कुछ नया करने और अपनी आमदनी को बढ़ाने की चाह जोर मार रही थी। कविता ने अनाज वाली फसलों की जगह मौसमी सब्जियों की खेती शुरू कर दी, नई तकनीकें अपनाई। इससे आमदनी तो बढ़ी ही, साथ ही उनके जीवन स्तर में कुछ सुधार हुआ, लेकिन यह संतोषजनक और पर्याप्त नहीं था। आगे बढ़कर ऊपर उठने की चाह ने कविता को फूलों की खेती की ओर मोड़ दिया। पहले हम रागी जैसी फसलों की खेती करते थे। घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। तरकारी भी उगाई, उसमें भी काफी नुकसान हुआ। किसी चीज में कमाई नहीं होती थी। साइकिल से इधर उधर आते जाते थे। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ने सलाह दी कि हमें खुले में गुलाब की, गुलदाउदी के फूलों की खेती करनी चाहिए। इससे हमें फायदा होगा। हमने उनकी सलाह पर खुले में गुलाब और दूसरे फूल उगाए, लेकिन खास फायदा नहीं हुआ। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते थे, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने खेतों में मेहनत की, तैयारी की और गुलाब की खेती करने लगी। वो अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ गुलाब की खेती किया करती थीं, परंतु खुले आसमान के नीचे मौसम के कहर को झेलते हुए गुलाब के नाजुक फूल कभी मुरझा जाते थे, तो कभी उनकी क्वालिटी इतनी खराब हो जाती थी कि बाजार में ठीक ठाक दाम मिलना भी मुश्किल हो जाता। कई बार तो खेती पर खर्च की गई लागत को वसूल कर पाना भी दूभर हो जाता था। कविता के मन में गुलाब की खेती को एक नया रूप देने की पुरजोर तमन्ना थी। वो मौसम के कहर से फूलों को बचाना चाहती थीं, पर उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी राष्ट्रीय बागवानी मिशन की एक योजना ने उनकी आशाओं को पंख लगा दिए। मिशन की योजना के तहत ग्रीन हाउस में फूलों की खेती के लिए 3,25,000 रुपए प्रति 1,000 वर्ग मीटर की दर से सब्सिडी दी जाती है और इतनी ही रकम बैंक से आसान शर्तों पर कर्ज के रूप में भी मिल जाती है। मिशन के अधिकारियों ने स्वयं कविता के खेतों पर जाकर उन्हें ग्रीन हाउस में खेती करने संबंधी जानकारी दी। अधिकारियों ने कविता को बताया कि किस तरह कम लागत में प्रभावी ग्रीन हाउस बनाया जा सकता है। ग्रीन हाउस में गुलाब की खेती करने संबंधी तकनीकी जानकारी भी दी गई। ग्रीन हाउस में फूलों की खेती करने से फूलों को उचित और नियंत्रित तापमान तथा वातावरण मिलता है, जिससे उनकी बढ़वार अच्छी होती है और गुणवत्ता में भी सुधार होता है। फूलों पर कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बहुत कम हो जाता है और टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा पानी देने से सिंचाई जल की बचत भी होती है। आकर्षक और उत्तम क्वालिटी के फूलों की बाजार में अच्छी कीमत मिलती है, जिससे आमदनी बढ़ती है। अधिकारियों ने कविता को योजना के बारे में भी विस्तार से बताया। कविता ने भी इस अवसर को खुले मन और लगन के साथ अपना लिया। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ने बताया कि 3.25 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी और 3.25 लाख रुपए बैंक से लोन लेकर आप ग्रीन हाउस बनाइए, उससे आपको फायदा होगा। हमें 3.25 लाख रुपए की सब्सिडी मिली और 3.25 लाख रुपए बैंक से लोन मिला। उस पैसे से हमने ग्रीन हाउस बनाया और गुलाब की खेती की। इसमें अच्छी फसल हुई और हमें रेट भी अच्छा मिला। उससे हमारी आमदनी लगभग 30,000 रुपए महीना हो गई। उस कमाई से बच्चों को स्कूल में पढ़ाया, घर बनाया और 3 साल में बैंक का लोन भी चुका दिया। अब सब ठीक है। ग्रीन हाउस के नियंत्रित वातावरण से प्राप्त फूलों की गुणवत्ता निर्यात क्वालिटी की पाई गई।
कविता के ग्रीन हाउस में तैयार गुलाब के फूल आकर्षक पैकिंग में शहरों के बाजारों में भेजे जाने लगे। कविता और उनके फूल दोनों को ही ख्याति प्राप्त होने लगी। ग्रीन हाउस में फूलों के उत्पादन की लागत 6,50,000 रुपए प्रति 1,000 वर्ग मीटर बैठती है, परंतु मिशन द्वारा मिलने वाली सब्सिडी इस लागत को कम करने में सहायता प्रदान करती है। ग्रीन हाउस में 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र से 400 फूलों का प्रतिदिन उत्पादन प्राप्त होता है। 2.5 रुपए प्रति फूल के हिसाब से बिक्री करने पर 1,000 रुपए प्रतिदिन की आमदनी होती है। इस तरह कविता ने प्रति माह 30,000 रुपए की आमदनी प्राप्त की। कविता ने ग्रीन हाउस में फूलों की खेती करके गांव में कामयाबी की एक नई कहानी लिख दी है। आसपास के किसान उनकी सफलता से उत्साहित और प्रेरित हो रहे हैं। वो उनसे सलाह लेने के लिए आते हैं। कृषक महिलाओं में भी एक नए उत्साह का संचार हो रहा है। ग्रीन हाउस लगाने के बाद दूसरे किसान हमसे आकर पूछते हैं गुलाब की खेती के बारे में। हमने उन्हें बताया कि हमें इससे फायदा हुआ है, आप भी इसे अपना सकते हैं। हमारे गांव के आसपास 200 ग्रीन हाउस लग चुके हैं। उन्होंने भी इसमें फूलों की खेती की। इस योजना के लिए हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। कविता ने न केवल अपनी आमदनी बढ़ाई बल्कि गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ाए। आज उनके साथ महिलाओं का एक पूरा समूह काम करके अपनी आजीविका चला रहा है। खुद कविता के परिवार में एक सार्थक बदलाव दिखाई देने लगा है। अब संघर्ष की जगह संतोष और आनंद है। किसानों की सफलता की कहानियां गांव-गांव में एक नया जोश भर रही हैं। समृद्ध और विकसित भारत का सपना साकार होने को है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10,
CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाई बहनों, आज आप लोगों ने फिल्म देखी, इससे आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर मिली होगी और इसके साथ साथ आप लोगों ने कोई न कोई प्रेरणा भी ली होगी। अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं सोमवार को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी भी दे देता हूँ। खबरें खेती की और मंडी के ताज़ा भाव तो रहेंगे ही, इसके अलावा रोजाना की तरह हम आप लोगों को कृषि से संबंधित ढेरों नई नई जानकारियां भी देंगे। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।